चलिए अब हमने हीट और वर्क के बारे में डिटेल में जान रहे हैं, यानी हीट के बारे में तो हमने डिटेल में जान लिया और साथ में वर्क के बारे में भी जान लिया है। समझा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोशन में है तो कैसे है। समझा ना। अब अगले हेडिंग पे हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, हीट को डिटेल में पढ़ने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, समझा ना, वो है प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट। चले तो देखो डियर, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है प्यारे बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, जब भी किसी चीज की आप एनालिसिस करोगे तो गारंटी, जब अगर आप किसी चीज की एनालिसिस करना चाह रहे हो तो उस चीज के ऊपर फोकस तो करना पड़ेगा ना। समझा ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी चीज के ऊपर, और वो चीज कुछ भी हो सकती है, राइट। अब जिस भी चीज के ऊपर फोकस करेंगे उसी चीज को टेक्निकल भाषा में थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाएगा। अरे बोलो। और सर जी अगर कोई चीज है तो उसका मतलब कोई ना कोई मास जरूर होगा, उसका कोई ना कोई स्पेस घेर रखा होगा। तो वो चीज कोई मास भी हो सकता है, कोई स्पेस भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। अरे बोलो। तो जिस भी चीज के ऊपर या जिस भी क्षेत्र के ऊपर, समझा ना, आप फोकस करेंगे उसी क्षेत्र को, उसी रीजियन को आप, समझा ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे, राइट। तो सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, द रीजियन और स्पेस। कोई रीजियन हो, क्षेत्र हो, या कोई स्पेस हो, कुछ ही कहें आप, है ना, या कोई बॉडी हो, समझा, या कोई मास हो, है ना, कोई वॉल्यूम हो, कोई भी चीज हो। वो चीज कोई वॉल्यूम हो सकता है, कोई स्पेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, समझा, कोई मास हो सकता है, कोई वेट हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। तो जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं एनालिसिस पर्पज के लिए, फालतू में नहीं, फॉर द एनालिसिस पर्पज, समझा, जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं उसी चीज को टेक्निकल भाषा में थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है, और शॉर्ट में से सिस्टम भी कह देते हैं, है या नहीं। तो सर जी यहां पर दो नाम लूंगा मैं, इन द थर्मोडायनेमिक्स, द रीजियन और स्पेस। रीजियन मतलब क्षेत्र, द रीजियन और स्पेस और एनी मास अपॉन विच वी कॉन्सेंट्रेट या वी फोकस फॉर द एनालिसिस पर्पज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। राइट और रॉन्ग। तो सर जी डिफाइन कर लेते हैं जरा, आई होप आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। सो इन द थर्मोडायनेमिक्स, in the thermodynamics, the region, in the thermodynamics, the region or space, the region or space or any mass or any mass or any body ये भी हो सकता है, or any body upon which we concentrate our focus, जो अपना फोकस है वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक पॉइंट पे, है ना। we concentrate our focus upon which we concentrate our focus for the analysis purpose, फालतू में नहीं, for the analysis purpose, for the analysis purpose is called thermodynamic system, is called thermodynamic system, is called thermodynamic system, राइट और रॉन्ग। चलिए तो आई होप आपको कहानी समझ आई होगी, है ना। तो ये डेफिनेशन है सर जी। अब देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके देखो तो सीधी बात ये है भैया, एनालिसिस, किसी भी चीज़ की अगर एनालिसिस करनी है तो उसको फोकस तो करना पड़ेगा ना, और फोकस आप वहीं करोगे जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा। अरे बोलो, समझा ना। तो सर जी इस पूरे सब्जेक्ट में जिस भी चीज के ऊपर तुमने फोकस कर लिया वही सिस्टम है, जिस भी चीज के ऊपर तुमने फोकस कर लिया वही सिस्टम है, राइट। चलिए जैसे कि, तो जिस चीज पे पर्टिकुलर आपने फोकस किया वही सिस्टम, राइट। चलिए जैसे कि मान लो आप डॉक्टर के पास चले गए, है ना, और आंख में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास आप गए, आपको बोला सर जी डॉक्टर साहब आंख में बहुत, इस लेफ्ट वाली आंख में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है कतई, समझा ना, पेन हो रहा है,
समझ आ ना, और सस्टेन नहीं हो रहा, बाहर निकलने को आ रही है, समझ आ ना। डॉक्टर ने लेटा दिया, पेट चेक कर रहा है, सांस लो, अरे बोलो, यानी फोकस कहाँ कर रहा है डॉक्टर? पेट पे। क्या कहोगे? मैंने भाई झंड हो गया भाई, डॉक्टर ने किया है या नहीं है, या झोला छापो, कहाँ से आ गए, है या नहीं? मैं यहाँ खराब हो रही है, यहाँ पे दर्द, यहाँ पेट में दिख रहा है, तू समझ आया ना? तो भाई दिखा दिमाग खराब, 300 रुपये दे हमारे यार, पर्चा फालतू का बना दिए, है या नहीं? भाई सही बात है, अगर आंख में दर्द है तो डॉक्टर कहाँ फोकस करेगा? वैसे डॉक्टर ऐसा करता नहीं, एक मजाक था, है ना? तो इसलिए अगर आंख में दर्द है तो डॉक्टर कहाँ फोकस करेगा? आंख पे। तो जो आपकी आंख है उस दौरान वो आंख आपके लिए समझ, उसके लिए वो आंख उस टाइम में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, समझा? अगर पेट में दर्द हो रहा होगा तो डॉक्टर कहाँ फोकस करेगा? पेट पे। तो पेट क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है या नहीं? अब देखो सर जी, अगर तुम फोकस करोगे तो ऐसा तो है नहीं पूरे ब्रह्मांड पे फोकस कर लोगे। ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज होगी उसे फोकस करोगे आप, उसने कोई स्थान भी घेर रखा होगा सर जी, कोई ना कोई मास भी होगा सर जी उसका, है ना, है या नहीं? उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रखा होगा फोकस, आपने उसकी एनालिसिस कर रहे होंगे, है ना? तो असली सर जी कहानी क्या है कि मान लो सपोज दैट अगर ये इतना हिस्सा है, मान लो स्पेस में, सपोज दैट, है ना, जब एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैंने मान लिया कि सपोज दैट एक पत्थर है ना, जैसे बचपन में कांड करते रहते थे हम, एक पत्थर है, नदी के किनारे घूमने चले गए, और पत्थर पे एक लाइन से बनी है गोलाकार, तुमने कहा मिल गए शंकर महाराज, है ना? अरे बोलो, पत्थर उठा लिया पापा जी, घर लेके चलना, 2 टमाटर मारे, दूसरे है मतलब ऐसा 18 किलो का पत्थर घर लेके जाएगा, हम ले लेंगे तो घर से वही बहुत है, क्या नहीं? देखो इसमें देखो प्यारा सा गोल सा, इधर एक माला सी बनी हुई है, अरे है या नहीं? मिल जाते हैं ऐसे पत्थर भी, लगते ऐसे ही हैं वो, समझ आ ना? 2 थप्पड़ खा लिए फ्री में, भोलेनाथ जी ने 2 थप्पड़ जड़वा दिए नहीं बच्चे को पापा से, है या नहीं? तो असली सर जी क्या है, उसने कहा कहाँ जाएंगे भाई घूमने, बाइक पे वैसे आ रखे हैं, अरे समझ आया नहीं? चलिए, तो यहाँ पर मान लो अगर ये पत्थर है तो इसका मतलब उस बच्चे का फोकस कहाँ गया? इस पत्थर पे। तो क्या दुनिया में ये पत्थर ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है? अरे बोलो भाई, देखो भगवान तो हर एक पत्थर है, जरूरी नहीं उसके अंदर ये लाइन ही होना जरूरी, वो तो अपनी श्रद्धा की बात है, समझ आया नहीं? चलिए, नहीं तो मंदिर में जाके और तुम्हें क्या भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, वहाँ भी तो एक मूर्ति है, हमारे दिल में एक आस्था है, जिस बस वो जो आस्था है वही भगवान है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो जो अगर तुम्हें ये लग गया तो ही भगवान है या नहीं? जरूर थोड़ा है कि लाइन ही होना जरूरी है, हर एक पत्थर भगवान है जिसमें आपकी आस्था आ जाए। तो सर जी यहाँ पर ये स्टोन है, अगर इस स्टोन के ऊपर आपने समझाना फोकस कर लिया तो आपके लिए क्या बन गया? सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में बस ये पत्थर ही, इसके अलावा कुछ नहीं है, और भी बहुत पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, इनफाइनाइट। ये तो एक पर्टिकुलर हिस्सा है, इसके अलावा तो बहुत बड़ा रीजन बाकी है, अभी पूरा ब्रह्मांड बाकी है, समझ आया ना? तो असली सिस्टम तो एक छोटा सा हिस्सा है, इस जिस पे फोकस है आपका, इसके बाहर अगर देखे तो बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा स्पेस बाकी है जिस पे आपने फोकस नहीं कर रखा है। और प्यारे बच्चों, सिस्टम के बाहर या सिस्टम की, अगर सिस्टम है तो कोई ना कोई बाउंड्री भी है, तो जिस पे फोकस किया वो तो सिस्टम, और जो इसके बाहर है आजू बाजू उस पे आपने फोकस नहीं किया। तो जिस पे फोकस नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? अब इसे मैं स्टोन नहीं, इसे बोलूंगा सिस्टम। ये तो है सिस्टम, और अगर कोई सिस्टम है तो उसके बाहर की दुनियादारी क्या है जिससे आपको मतलब नहीं है, उसे बोला जाता है टेक्निकल भाषा में सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम है तो गारंटी सराउंडिंग भी जरूर है। सिस्टम तो कि वो छोटा सा हिस्सा है जिस पे आपने फोकस किया, उसके बाहर बहुत पूरा ब्रह्मांड बाकी है। तो चलिए, सराउंडिंग इनफाइनाइट है, सिस्टम लिमिटेड है। अरे बोलो, क्योंकि जब मैं सराउंडिंग की बात कर रहा हूं ना प्यारे बच्चों, समझा ना? तो सराउंडिंग में अगर रियलिटी में आप बात करें तो सराउंडिंग में तो जितने ग्रह, मंगल ग्रह, चांद, सूरज, तारे सब आ जाएंगे, क्योंकि पूरा स्पेस बाकी है। सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है पूरे ब्रह्मांड में, तो इसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। तो सराउंडिंग एक बहुत बड़ा रीजियन है, इट इज ए इनफाइनाइट रीजियन, इसे आप मेजर नहीं कर सकते हैं, समझ आ ना? यस। तो वैसे सराउंडिंग है, परंतु फिर भी अपनी एनालिसिस के लिए हम सिस्टम के जस्ट आजू बाजू की ही सराउंडिंग पे फोकस कर पाते हैं,
इनफाइनाइट सराउंडिंग को नहीं लेते। तो जब हम सराउंडिंग की बात करेंगे तो हम सिस्टम के आजू बाजू की ही बात करेंगे, हम ज़्यादा समझान इनफाइनाइट बात नहीं करेंगे। यानी सराउंडिंग जो हम होती तो ये पूरी इनफाइनाइट है, पर तो एनालिसिस पर्पज के लिए हम जस्ट इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब जस्ट आजू बाजू की, है ना, जहां तक असर जाएगा। अगर ये मान लो सिस्टम अपने अंदर से हीट भी निकालेगा तो ये दिल्ली तक थोड़ा ही चली जाएगी यार। तो इसलिए आजू बाजू का जो हवा है केवल यहीं तक इसका असर रहेगा, तो उसे बोलेंगे इमीडिएट सराउंडिंग। तो जब हम सराउंडिंग की बात करेंगे तो हम एनालिसिस के लिए केवल इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं, नहीं तो डेफिनेशन में तो ये इनफाइनाइट होती है या नहीं? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, आदान प्रदान होगा, क्या पता ये पत्थर गर्म हो और ये हवा ठंडी हो, सराउंडिंग में तो हवा होगी ना भी, तो क्या इससे हवा को हीट ट्रांसफर होगी? तो आजू बाजू की हवा तो होगी यार, राजस्थान तक की हवा गर्म हो जाएगी? नहीं। तो वी जस्ट डिस्कस द इमीडिएट सराउंडिंग, अदरवाइज सराउंडिंग इज ए इनफाइनाइट रीजियन। पकड़ में आ रही है बातें? यस। तो ये सिस्टम और बाहर की दुनियादारी, सराउंडिंग है चाहे कहीं तक चले जाएं। तो सर जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ऐसी लाइन होगी जो लाइन ये बताएगी कि भाई इस लाइन से इधर तो सिस्टम और इधर सराउंडिंग है या नहीं। तो उसी लाइन को कहेंगे हम क्या? बाउंड्री। उसे कहा जाएगा सिस्टम की बाउंड्री, है या नहीं? तो अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा तो उसकी कोई ना कोई बाउंड्री जरूर होगी। वो बाउंड्री, और बाउंड्री है क्या? बाउंड्री एक सरफेस है, एक चादर है या नहीं? एक सरफेस है, एक चादर है, जो चादर सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है। कि भाई ये चादर, दीवार खड़ी होगी मतलब एक चादर सी है, एक सरफेस है, कि भाई ये सरफेस डिवाइडिंग लाइन है, इधर सिस्टम और ऊपर सराउंडिंग है। तो वह एक डिवाइडिंग लाइन की तरह काम करता है, डिवाइडिंग दीवार की तरह काम करता है बाउंड्री। समझ आना? तो सर जी 3 नाम आए हैं, एक तो सिस्टम पढ़ा तो 2 नाम फ्री में मिले, सराउंडिंग और बाउंड्री। सराउंडिंग और बाउंड्री, पूरा नाम है सिस्टम बाउंड्री, पूरा नाम है इसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। TD मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट? और ये है सराउंडिंग। इसे केवल सराउंडिंग कहेंगे, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग नहीं कहेंगे थे, केवल सराउंडिंग, राइट? चलिए, तो सर जी यहां पर 3 चीजें आई हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तो आपने डिफाइन कर लिया, तो सर जी बाउंड्री या सराउंडिंग को डिफाइन नहीं किया। तो सर जी नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है क्या? सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन करते प्यारे बच्चों। तो सिस्टम बाउंड्री को कैसे डिफाइन करेंगे आप? समझा ना? कैसे कह सकते हैं कि सर जी इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस। ये एक सरफेस ही तो है। सरफेस जानते हो ना आप? जैसे हमारी जो स्किन है एक सरफेस है ना? यस, इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस which separate the system from the surrounding, which separate the system from the surrounding। बताए बच्चों, समझ आ रहा है ना? यह एक सरफेस है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। अरे बोलो, तभी तो पहचान पाएंगे कि इधर वाला सिस्टम है, इधर वाला सराउंडिंग है। यस, तो दिस इज द सिस्टम बाउंड्री। चलिए सर जी, इसके बाद नेक्स्ट एक हेडिंग और बाकी है अभी बच्चों, क्या? सराउंडिंग। क्या बाकी है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है सर जी? देखो, तो हम सीधा एक ही लाइन में आंसर देंगे, आउटसाइड द सिस्टम एवरीथिंग इज द सराउंडिंग। आउटसाइड द सिस्टम एवरीथिंग इज द, यस। तो आउटसाइड, सिस्टम के बाहर जो भी कुछ दुनियादारी है वो सब, तो सीधा एक लाइन में आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम यानी सिस्टम के बाहर, अंदर नहीं, सिस्टम के बाहर। आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम एवरीथिंग, आउटसाइड द सिस्टम एवरीथिंग इज ए सराउंडिंग, एवरीथिंग इज ए सराउंडिंग, एवरीथिंग इज ए सराउंडिंग। बताए बच्चों, कहानी समझ आई या नहीं? तो आउटसाइड द सिस्टम एवरीथिंग इज ए सराउंडिंग। क्लियर है? चलिए, अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे सराउंडिंग की बात करें तो तीनों डेफिनेशन आपने डिटेल में देख ली है, परंतु अगर आप सराउंडिंग की बात करें माय डियर, तो सराउंडिंग वैसे तो इनफाइनाइट रीजियन है, तो ये कोई लिमिटेड नहीं है। सिस्टम लिमिटेड है, जहां आपने फोकस कर रखा है, राइट? वो लिमिटेड है,
दिमाग में उसके एक लिमिटेड फील है, पर तो सराउंडिंग की फील लिमिटेड, ये इनफाइनाइट है। आउटसाइड डेफिनेटली देखो, आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, तो सन भी, सूर्य भी आउटसाइड है, चंद्रमा भी आउटसाइड है, आसमान तारे सब आउटसाइड ही हैं, तो वो सब आ जाएंगे। तो सराउंडिंग क्या है, हम कह सकते हैं इट इज एन इनफाइनाइट रीजन, इट इज एन इनफाइनाइट रीजन, समझ आ ना। तो वास्तव में तो एरिया है, बट फॉर द एनालिसिस पर्पज, सर जी एनालिसिस पर्पज के लिए केवल इमीडिएट सराउंडिंग की हम बात करते हैं, आजू बाजू पे ही फोकस रखते हैं ना। बट फॉर द एनालिसिस पर्पज वी फोकस या वी कंसीडर, फोकस तो नहीं कहूंगा, फोकस का मतलब सिस्टम बन जाएगा ना। वी कंसीडर द इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट मतलब जस्ट आजू बाजू वाली, है ना, जस्ट आजू बाजू वाली इमीडिएट सराउंडिंग। वी कंसिडर द इमीडिएट सराउंडिंग। बताए बच्चों, यहां तक की पूरी बात आपको समझ आई या नहीं? क्लियर है? तो सर जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है पता चल गया, बाउंड्री क्या है पता चल गया, सराउंडिंग क्या है पता चल गया, राइट और रॉन्ग। चल अब सर जी इसके बाद एक छोटा सा नोट हमें यहां पर बनाना है, समझ आ ना। और इस नोट में थोड़ा सा जो सिस्टम बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री के बारे में बात करनी है, सिस्टम बाउंड्री के बारे में थोड़ा बात करनी है, राइट। तो देखो डी, अगर आप सिस्टम बाउंड्री की बात करें तो इसमें सिस्टम बाउंड्री के रिगार्डिंग कई पॉइंट है। बाउंड्री तो बाउंड्री देखो आप जानते हैं ना। चलिए मान लो सपोज दैट अगर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जैसे आईसी इंजन के अंदर होता है, तो अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, समझ आना, तो ये पिस्टन एंड सिलेंडर आपके लिए क्या है, एक सिस्टम है, क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हैं, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं यानी फोकस वहां है। तो पिस्टन सिलेंडर का मैं लिख दिया, और मान लो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर मान लिया, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई गैस भरी हुई है। अरे गैस भरी हुई है या नहीं? यस। तो जो गैस यहाँ पे भरी हुई है, समझा, ये अंदर भरी हुई है, इसी पे मेरा फोकस है। और जो ये मेटल की प्लेट है, फिर ये मेरे लिए बाउंड्री की तरह काम करेगी, पिस्टन भी एक बाउंड्री की तरह काम करेगा, अंदर जो गैस है वो सिस्टम की तरह काम करेगी, है ना। इस पूरे को बोल दिया मैंने सिस्टम। अगर पूरे को सिस्टम बोला है तो ये तो केवल एक दीवार है, पिस्टन भी एक दीवार का ही काम कर रहा है, अंदर की जो गैस है वो मेरे लिए सिस्टम है या नहीं। तो इसलिए बाउंड्री के अंदर जो होता है वास्तव में वही सिस्टम। बाउंड्री तो बाउंड्री है यार, वो तो एक सरफेस की तरह काम कर रहा है ना। सिस्टम के अंदर जो मास भरा हुआ है वास्तव में वही सिस्टम है। जो ये आउटर की दीवार है ये तो जस्ट एक बाउंड्री है, और इसके बाहर की दुनियादारी क्या है, सराउंडिंग है। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी आई होगी, है ना। तो बाउंड्री के अंदर वास्तव में सिस्टम पाया जाता है। कहानी क्लियर है या नहीं? बाउंड्री के अंदर सिस्टम मिलता है सर जी, क्लियर है। तो देखो सर जी, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यार ये बताओ, जो ये पिस्टन है ये तो आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है। तो जब ये आगे आएगा तो गैस के अंदर की बाउंड्री है, आग यहाँ आ गया तो बाउंड्री छोटी हो जाएगी, छोटी कंप्रेशन के दौरान, समझ आ ना। तो इसका मतलब सिस्टम की जो बाउंड्री है वो रिजिड नहीं है, वह फ्लेक्सिबल है, राइट और रॉन्ग। जो सिस्टम पिस्टन सिलेंडर सिस्टम मान लिया आपने इस पूरे को, तो इस सिस्टम की जो बाउंड्री है वो पिस्टन की वजह से समझ रिजिड नहीं किए जा सकते। रिजिड उसे कहेंगे जब अंदर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अरे है या नहीं? जैसे कि मान लो अगर ये यहाँ पर सिलेंडर ये पिस्टन है, अगर पिस्टन को यहीं कहीं वेल्ड कर दूं तो वेल्ड करने के बाद ना इधर जा सकता इधर जा सकता, तो ये पूरा वॉल्यूम इतना का रहेगा, अंदर का स्थान उतना का उतना ही रहेगा, ना कम होने वाला ना ज़्यादा होने वाला। पिस्टन इधर जाता तो कम होता, इधर जाता तो ज़्यादा होता, पर तो का पिस्टन वेल्ड कर दिया तो अब अंदर जो गैस भरी हुई है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और उसकी जो बाउंड्री वो भी कांस्टेंट हो गई। अब ये बाउंड्री जहाँ है वहीं रहेगी, ये अंदर बाहर होने वाली नहीं है। तो इसे बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। क्या बोलते हैं? रिजिड बाउंड्री। पर तो वास्तव में ऐसा नहीं होता, पिस्टन तो मूव कर सकता है, अगर ये मूव कर सकता है तो फिर इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल बाउंड्री। बताए सर जी, यहाँ तक की कहानी क्लियर है या नहीं? दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्लियर है?
अरे बोलो। चलिए तो देखो सर जी, यहाँ से इसका मतलब द सिस्टम बाउंड्री मे बी रिजिड और मे बी फ्लेक्सिबल, दोनों बात सही है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट लिख सकता हूँ सर जी मैं, द सिस्टम बाउंड्री may be flexible और may be rigid। अरे बोलो यस। एक तो ये है फ्लैक्सिबल रिजिड का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और भी है। जो बाउंड्री है समटाइम्स ऐसा होगा प्यारे बच्चों कि बाउंड्री रियल में नहीं होगी, आपको जस्ट इमेजिन करनी पड़ेगी, है या नहीं? अरे बोलो। चलिए जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मान लो अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपकी आई में पेन हो रहा है, आंख में पेन हो रहा है ना, तो डॉक्टर को दिखाएंगे सर जी आंख में दर्द हो रहा है, ज़रा देखो। तो डॉक्टर साहब ने टॉर्च उठाई और आंख में देखना चालू किया, तो उस डॉक्टर का जो ध्यान है वो पूरा का पूरा ध्यान केवल कौन से अंग पे है? आंख पे। तो आंख तो उसके लिए होगी सिस्टम, और बाकी जितने के पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो सब क्या उसके लिए? सराउंडिंग है या नहीं? वो खुद भी सराउंडिंग में ही है मन, है ना? तो आंख सिस्टम है, पूरा फोकस वहाँ है। तो इसलिए आंख की अगर बात करो तो आंख अगर सिस्टम है तो इसके चारों तरफ कोई दीवार है, वहाँ तो डॉक्टर ने इमेजिन कर रखा है कि उसी दायरे के अंदर उसका फोकस है कि भाई रेटिना बस थोड़ा सा मान लो केवल 2 ही इंच अंदर होता है, उसके बाद यहीं तक ही उसका फोकस होगा, यहाँ तक भी फोकस आएगा उसका नहीं। तो उसका मन ही मन में वो एक आंख की बाउंड्री को इमेजिन करेगा कि इसकी नस केवल यहाँ तक फैली हुई हैं और उनमें ही दिक्कत हो सकती है। अरे बोलो। तो वहाँ जब आंख को चेक कर रहा है तो वहाँ कोई दीवार खड़ी थोड़ा ही कर रखी है तुमने, वहाँ पे क्या बना रखी है? बाउंड्री इमेजिन कर रखी है, रियल बाउंड्री नहीं है कि भगवान ने कोई परत चढ़ा रखी हो कि इधर का हिस्सा है यहाँ। अरे बोलो नहीं, कनेक्टेड है सारी चीज़ें, है ना? यस। तो सर जी यहाँ से तो आपने देख लिया, समझ आया ना? चले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ और क्लियर होगी कहानी। जैसे कभी होता था बचपन में क्रिकेट खेलने चले जाते थे, है ना? तो छोटे छोटे बच्चे होते थे, है ना, मतलब एक बैट ले लिया, एक बॉल ले लिया, या 2 बैट और 2 बॉल मिला ली, 10-12 लड़के हैं, है ना? खेला ही होगा आपने बचपन में। खैर अभी तो आपकी उम्र है खेलने की, हमारी तो चली गई, है ना? हमने बहुत खेला है ना? बेसिकली हमने कबड्डी बहुत अच्छी खासी खेली है, ज़बरदस्त, बैट बॉल पूरा दबा के खेला है ना? अब कहाँ खेलने के टाइम, अब तो फुर्सत नहीं है पढ़ने और पढ़ाने से, है ना? चलिए, और मेरे ख्याल से अब तो फुर्सत आपको भी नहीं होगी बेटा, आपका भी टाइम समझो चला ही गया। अब तो करियर की तरफ फोकस है कि सर जी बस कहीं ज़िंदगी सेटल सी हो जाए, नौकरी लग जाए, सुसरी, है ना? बस समझ आना। चलिए तो इसलिए क्या सर जी, जब आप वहाँ पे खेलने जाते थे तो गांव में जानते वहाँ को कोई क्रिकेट का मैदान है कि स्टेडियम बना हुआ है जहाँ तुम खेलोगे, तो क्या देखते कि सर जी खेत पड़ा हुआ है खाली, वहाँ चले गए लेके, और यह मैदान सा पड़ा हुआ ऐसा ही, मतलब खंडर पड़ा ऐसे, गड्ढे पड्डे, किसी के पैर में मोच आ जाएगी, प्लेन भी नहीं है बिल्कुल एकदम, वहीं खेलने लगे। और क्या कर लिया समझा ना, बस डंडी सी गाड़ दिया, कोई पत्थर रख दिए कि देख भाई ये यहाँ देख लो जरा, ये उड़ा वहाँ तक ये बाउंड्री, इससे उधर चला गया तो चौका, ऊपर गया तो छक्का। तो वहाँ पे क्या पहले खेलने से पहले तुम मिस्त्री को बुला के दीवार चिनवाते हो क्या? कि दीवार करवाते पहले एक बाउंड्री बनेगी, तो उसके बाद पता चलेगा चौका छक्का क्या है। अरे बोलो। तो वहाँ जो बाउंड्री आप करते हैं वो दिमाग में तो रहती बाउंड्री, जस्ट इमेजिन ही तो करते कि देख भाई ये है यहाँ तक बाउंड्री, क्रिकेट की फील्ड, ये फील्ड की बाउंड्री है, इससे बाहर गया तो चौका। अरे बोलो, या दीवार खड़ी होती है वहाँ पे ना। तो वहाँ पे जो क्रिकेट खेलते वक्त आप जो बाउंड्री आप बनाते हैं वो इमेजिनरी बाउंड्री है, जस्ट दिमाग में रहती है, वो कोई पर्टिकुलर फिजिकल दीवार नहीं खड़ी की आपने, राइट? जबकि स्टेडियम में जाओगे जहाँ मतलब इंटरनेशनल मैच होते हैं वहाँ भी ऐसे होता है कि ईंट रख दी चारों तरफ। अरे बोलो, वहाँ तो पर्टिकुलर फील्ड होती है, पर्टिकुलर दीवार खड़ी होती है, समझ आ ना? अरे बोलो। तो वहाँ वो रियल बाउंड्री है, आपने तो जस्ट बाउंड्री इमेजिन की, या ईंट वींट अद्दे पद्दे पड़े होंगे रख दिया था उधर। अरे समझ आ रहे हैं नहीं बाउंड्री में, ऐसी तो कहानी करी होगी। तो असली जो बाउंड्री है यहाँ भी ऐसा ही है, जो थर्मोनस सिस्टम है उसकी बाउंड्री रिजिड और फ्लेक्सिबल तो हो ही सकती है, इसके साथ साथ वो रियल और इमेजिनरी भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बाउंड्री इमेजिन करनी पड़ती है और कभी कभी रियल होती है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेज में रियल ही होगी,
जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होंगे रियल होगी, है ना, परंतु समटाइम्स इट मे बी इमेजिनरी, राइट और रॉन्ग। चलिए जैसे कि अभी एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो एक सेंटेंस समझा ना, एक साइंटिस्ट ये बोलते हैं, समझा ना, कि जो सूर्य है वो लाखों सालों से चमक रहा है और आने वाले लाखों सालों तक लगातार चमकता रहेगा। तो सूर्य के पास में, सन के पास में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, समझा ना। तो एक तर्क मिलता है वहाँ पे, और तर्क क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ उसके अंदर क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, न्यूक्लियर फिशन उसके अंदर हो रहा है। अरे बोलो, और न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो सन है, नाभिकीय संलयन की वजह से सन है वो लाखों सालों से चमक रहा है और लाखों सालों तक चमकता रहेगा। अरे बोलो, बेसिकली देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर समझा ना फिशन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिशन होता है विखंडन और फ्यूजन होता है संलयन, राइट और रॉन्ग। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो केमिकल रिएक्शन है, इन्हें बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है, नाभिक के रेस्पेक्ट में होती हैं, और ये जरूर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, 10वीं क्लास से इनके नाम सुनना चालू हो जाते हैं, है या नहीं, राइट। तो ये कहा जाता है विखंडन नहीं। जैसे परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, एक होता है हाइड्रोजन बम, उसमें नाभिकीय संलयन होता है। और तुमने सुना होगा एक हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बम के बराबर है, पढ़ा है बे 9वीं 10वीं केमिस्ट्री में। एक हाइड्रोजन बम 1000, कितने, 100 नहीं, 1000 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर एक हाइड्रोजन बम होता है बेटा। एक ही बना लो बस, पूरे वर्ल्ड में जितने काफ़ी। मैंने बोल मत जाना, और तो बोल तो जाना मत बेटा, परंतु अगर तुम अमेरिका फेंको तो सारे तुम भी मरोगे, बाहर यहाँ तक भी आएगा, तो खतरा खुद का भी तो है। भाभी तो बम वहाँ फेंका तो वहीं फटा है, यहाँ तक उसका कोई दिक्कत नहीं आई है। एटम बम जापान में डाला तो जापान कोई दिक्कत है, पर तो चाइना ने जापान पे डाला, जापान से इफेक्ट ही चाइना में आ गया, तो वार तो यहाँ तक करेगा वो। इसलिए हाइड्रोजन बम जनरली समय बहुत ज़्यादा सीवियर है। अगर किसी कंट्री के पास है तो उस कंट्री को ही डर नहीं है, उसकी जितनी पड़ोसी कंट्री है उन्हें उससे भी डबल डर है, समझा ना, क्योंकि वो वहाँ तक वार करेगा, इतना डेंजरस है वो। 1000 एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दो आप कहीं भी, 1000, 1-2 से ही तबाही है या नहीं। 1000 एटॉमिक बॉम्ब अगर आप कहीं फोड़ रहे हैं तो देख लो ज़रा, इससे अच्छा एक हाइड्रोजन बम फोड़ दो, है ना। तो इसलिए जो नाभिकीय संलयन है वो ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है नाभिकीय विखंडन से, है या नहीं। तो इसलिए सन में यही कहा जाता है, वही 1000 गुना स्ट्रॉन्ग वाला, यानी नाभिकीय संलयन होता है इसके अंदर। तो ये बताओ, जिस साइंटिस्ट ने, जिस केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट ने सन में कहा कि सन के अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, क्या इसके अंदर जाके देखा है उसने? अरे बोलो, अंदर जाके देखा है क्या? तो एनालिसिस तो की ही है ना, अपने साइंस के आधार पे एनालिसिस तो की है ना। तो जब किसी साइंटिस्ट ने एनालिसिस की होगी तो सर जी दूरबीन लेके यूं बैठ गया होगा और देख रहा होगा सूर्य को, और जब वो सूर्य के एनालिसिस कर रहा होगा तो मन ही मन में उसने उसकी एक बाउंड्री इमेजिन की होगी, यह दीवार खड़ी करी थी। तो जब वो सूर्य के एनालिसिस कर रहा था तो उसकी बाउंड्री वहाँ पे क्या ली थी? इमेजिनरी ली गई थी, न कि रियल। अरे बोलो, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है भाई। जो आदमी मंगल ग्रह की समझा ना एनालिसिस कर रहा है यहीं से बैठा बैठा, जो बड़े बड़े समझा ना साइंटिस्ट होते हैं, तो वो बेसिकली फोकस ही तो करते हैं, तो दिमाग में एक एरिया बनाते कि देख भाई यहाँ तक ये ग्रह है, बस इसके बाहर पूरा अलग चीज़ें, है ना। तो जहाँ वो फोकस कर रहे हैं उसकी मन ही मन में एक बाउंड्री इमेजिन कर लेते हैं, ये वहाँ पे दीवार चिनवा रखी है उन्होंने, समझ आया नहीं। तो इसलिए बहुत सारे एनालिसिस ऐसी होती हैं समझ, जिनमें जो बाउंड्री है वो इमेजिन करनी पड़ती है, रियल में कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे डॉक्टर के केस में मैंने आपको बताया है ना, सन के केस में बताया, नहीं तो अंदर जाके थोड़ा देखा किसी ने, यह दीवार करवा रखी है वहाँ पे, है ना, नेवर। तो इसलिए सर जी ध्यान रखना, द सिस्टम बाउंड्री, समझ आ रहे हैं सब प्रैक्टिकल चीजें। द सिस्टम बाउंड्री मे बी
रियल, मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। अरे बोलो, और मे बी इमेजिनरी। बताइए प्यारे बच्चों, यहां तक की पूरी बात आपको समझ आई या नहीं? क्लियर और नॉट? तो ये सिस्टम बाउंड्री के बारे में थोड़े से फैक्ट थे और ये सभी फैक्ट आपको समझ आए होंगे, राइट? आगे बढ़ा जाए। यस, तो देखो सर जी, अब इसके बाद एक नोट और है, समझ आ ना? चलिए सर जी, देखो अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम आ चुका है जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है ना? वो एक सॉलिड बॉडी भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई आंख भी हो सकती है, सूर्य भी हो सकता है, मंगल ग्रह भी हो सकता है या नहीं? स्टार्स भी हो सकते हैं, एक कोई पर्टिकुलर जगह भी हो सकती है, एक पहाड़ भी हो सकता है। क्योंकि डेफिनेशन में जो कहा है वो तो केवल स्पेस और रीजन के बारे में बात कही है ना, या किसी मास के बारे में, यस। परंतु प्यारे बच्चों, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। बस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई मास तो जरूर होगा यार। कोई भी चीज, किसी चीज के ऊपर ही तो फोकस कर रहे हो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है जिसका कोई मास ना हो या जो कोई वॉल्यूम ना घेरे? हो ही नहीं सकता सर जी। अब चीज अगर है तो गारंटी उसकी कोई ना कोई फेज भी होगी, या तो सॉलिड फेज या लिक्विड फेज या गैस फेज। इसका मतलब है जाने अनजाने में अगर कहना सर जी दिमाग खराब कर रहे हो आप, सिस्टम के अंदर कोई मटेरियल होगा और ये मटेरियल लिक्विड फेज में भी हो सकता है। इस मटेरियल को आप चीज बोल रहे हो, चीज है या नहीं? और जो ये मटेरियल है इस पे तुमने फोकस कर लिया, इसे सिस्टम बोल रहे हो और इसे तुमने चीज बोल दिया, है ना? परंतु जो ये है तो ये मटेरियल ही, तो गारंटी अगर ये मटेरियल है तो गारंटी सर जी 3 फेज में प्रेजेंट हो सकता है सिस्टम के अंदर, बाउंड्री के अंदर मिलेगा सिस्टम, है ना? मटेरियल ये लिक्विड फेज में भी हो सकता है, सॉलिड फेज में भी हो सकता है, गैस फेज में भी हो सकता है, राइट? परंतु प्यारे बच्चों, अगर आप बात करें तो सिस्टम के अंदर ज्यादातर जो मटेरियल होता है हमेशा गैस फेज में होता है। किस फेज में होता है? गैस फेज में होता है हमेशा, राइट और रॉन्ग? सॉलिड फेज में भी कमी मिलेगा और लिक्विड फेज में भी कमी मिलेगा, या कहो के मिलेगा ही नहीं, ये भी मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि 1% केस है केवल। 99% केस में थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हमेशा क्या मिलता है? गैस मिलता है या नहीं? जहां पर गर्मा गर्म बातें होंगी वहां पर बात किसकी चल रही होगी? थर्मल की। गर्मा गर्म बातें किसमें होती है? थर्मोडायनेमिक्स में। अरे बोलो, हीट मतलब गर्म वाली फील। अरे बोलो, तो जहां भी गर्मा गर्म बातें हैं समझो वहां पर थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। जैसे स्टीम टरबाइन, अंदर क्या होती है? स्टीम। स्टीम क्या है? गैस। तो स्टीम भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कंडेंसर, उसके अंदर क्या होता है? स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वहां भी अंदर गैस ही है पर्टिकुलरली। अरे है या नहीं? गैस टरबाइन है, अंदर गैस है। स्टीम टरबाइन में स्टीम है, गैस टरबाइन में गैस है। अरे है या नहीं? रेफ्रिजरेटर में आपकी एसी में भी गैस भरी रहती है। और ये सभी जहां जहां गर्मा गर्म और ठंडी ठंडी बातें होंगी, गरम गरम ठंडी ठंडी, क्योंकि हीट को बाहर निकालते हैं तो ठंडक आती है, सप्लाई करते हैं तो गर्माहट आती है। और तो हीट का तो असर है ही है जहां पे ठंडा है, जहां चीज ठंडी है वहां भी हीट का असर है, यानी बाहर निकली है वहां पे। और जहां गर्म है वहां हीट सप्लाई की है तो हीट का असर वहां भी है, और जहां हीट का असर है वहां थर्मोडायनेमिक्स है, राइट और रॉन्ग? तो असली सर जी मैं कह सकता हूं, अब जाना जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम ज्यादातर होते हैं उनके तो गैस फेज में ही मटेरियल मोस्टली प्रेजेंट होता है या नहीं? इसलिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स में 99% सिस्टम के अंदर क्या भरी रहती है? गैस। और सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जो ये गैस होती है इसे ही वास्तव में थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हो। और जो मेटल की प्लेट की दीवार होती है इसे बाउंड्री कहते हैं, और बाहर की दुनियादारी को सराउंडिंग कहते हैं। बताए प्यारे बच्चों, तो कहानी क्लियर है या नहीं? देखो अब सर जी देखो, थोड़ा सा सुनने में एक्यूरेसी होनी चाहिए, समझ आया ना? मैंने मना नहीं किया कि सॉलिड नहीं हो सकता या लिक्विड नहीं हो सकता, परंतु कभी कभी 1% ही चांस है। 99% क्या होगा? ओनली गैस। अरे है या नहीं? तो 99% क्या होगा सर जी? ओनली गैस। समझ आया ना? इसलिए अगर सिस्टम के अंदर तुम्हें कुछ दिया नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो सीधा गैस मान लो, क्योंकि उसी के चांस ज्यादा है। अरे है या नहीं? तो ये लॉजिक इसलिए याद करें क्योंकि समटाइम्स बोलेगा कि सर जी इसके अंदर कोई मटेरियल है, सिस्टम के अंदर एक मटेरियल है, ये पता नहीं वो लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, गैस फेज में है, तो सीधा क्या मान लेंगे? गैस। क्योंकि मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है मटेरियल के होने की, वो कौन सी है? गैस। है या नहीं? तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है।
जाने ना, प्रायिकता, चांस। अरे बोलो, प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा होगा ना, चांस प्रायिकता गणित में होता है एक, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी फिर? गैस की, अगर नहीं बताया तो, है ना। तो सर जी ध्यान रखना, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसे आप बोल रहे हो, तो सर जी अब पता चला कि वास्तव में यहाँ पर जो बहकी बातें हो रही हैं ये कुछ नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है, एक मटेरियल ही है, और जिस मटेरियल के ऊपर आपने फोकस कर रखा है, समझ आ ना। अरे बोलो, तो इस मटेरियल के ऊपर यहाँ पर ये कोई ना कोई मटेरियल भरा हुआ है सर जी, सिस्टम के अंदर कोई ना कोई मटेरियल भरा होगा, और ये मटेरियल जनरली सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, परंतु मोस्टली और जनरली गैस होती है। किस फेज में होता है? गैस फेज में होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर मोस्टली आपको क्या मिलने वाली है प्यारे बच्चों? गैस मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? गैस मिलने वाली है। अरे कहानी समझ आई है नहीं? यस। तो सर जी यहाँ पर इसे तो बोलूंगा मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये तो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये देखो एरो कहाँ से चला? अंदर से, यानी अंदर का मास तो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और ये क्या है? दिस इज द सिस्टम बाउंड्री, है ना। और ये बाहर की दुनियादारी क्या है सर जी? दिस इज द सराउंडिंग, शॉर्ट में लिख दिया। अरे बोलो, अब कहानी समझ आई? तो सिस्टम के अंदर मोस्टली क्या मिलेगा? लिख देता, सिस्टम के अंदर समझा, मोस्टली क्या मिलेगा? मोस्टली क्या मिलेगा? गैस मटेरियल मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं उनके अंदर मोस्टली गैस फेज में मटेरियल होता है। इसलिए हम भी अपनी एनालिसिस वही करेंगे, समझा, जो एनालिसिस रियल लाइफ से बहुत ही मिलती जुलती हो, है या नहीं? क्योंकि वास्तव में जो आपको डिजाइन करना है, डिजाइन तो इंडस्ट्री के लिए ही करना है ना सिस्टम, और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफरेंट वैरायटी की इंडस्ट्री में है उनके अंदर गैस मटेरियल ही है। इसलिए हम हमेशा गैस मान के ही ज्यादातर एनालाइज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हर एक सिस्टम की। तो सर जी मेरे लिए तो चाहे आइस इंजन हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो, या गैस टरबाइन हो, या कंडेंसर हो, समझा ना, या फिर कोई बॉयलर हो, स्टीम बनती है उसके अंदर भी, है ना, या फिर कोई बॉयलर हो, या फिर आपका सुपर हीटर, रीहीटर, फीड वाटर हीटर, है ना, डीएरेटर, एनालाइजर, समझा ना, कंडेंसर, कुछ भी हो सर जी, ये सभी थर्मल सिस्टम है, एक एक करके आपको पता चलेगा, है ना। ये इन सभी के अंदर जनरली गैस होता है, इसलिए हम सिस्टम के अंदर गैस मटेरियल को मान के चल रहे हैं, जिसे रियल लाइफ के बहुत ही नजदीक रहे हैं हम, समझ आ ना। तो मोस्टली क्या है? गैस इज फाउंड, गैस इज फाउंड, मोस्टली ज्यादातर आपको गैस फाउंड, गैस मिलेगी सिस्टम के अंदर। बताए सर जी, कहानी समझ आई या नहीं? चलिए अब देखो सर जी, अगर गैस की बात करें, समझा ना, तो जो ये गैस है प्यारे बच्चों, जैसे एयर, एयर भी क्या है? एक गैस है। तो अगर इस गैस की बात करें तो सर जी थोड़ा सा इस गैस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इस गैस के बारे में भी थोड़ी जानकारी, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर गैस ही गैस है, गैस ही गैस है, तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में समझा ना, गैस ही गैस चलेगी। हीट और गैस और सिस्टम फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज होंगे। ये रहा सिस्टम, इसके अंदर गैस, ये रहा सिस्टम, इसके अंदर गैस। तो सर जी गैस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है ना, क्योंकि मैं जरूर जानता हूं कि आपने कितना जान रखा है, उतने से काम चलने वाला नहीं है ना। तो सर जी अगर गैस की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये गैस भी जनरली दो प्रकार की होती हैं, एक तो रियल गैस और एक वो गैस जो आपके सपनों में आती है या नहीं? आइडियल गैस। सपनों में क्यों आती? क्योंकि सपनों में ही आ सकते हैं, रियलिटी में नहीं होती। ये गैस सपनों में ही रहती है, रियलिटी में नहीं होती, तो ये सपनों वाली गैस है सर जी। दिस इज कॉल्ड द आइडियल गैस। अरे बोलो, तो ये दो प्रकार की गैस है, रियल गैस, आइडियल गैस। तो देखो सर जी, जैसे कि हवा है, यू आर ब्रीथिंग इन, है ना, ड्यूरिंग द इनहेलिंग, जो अंदर जा रहा है ये हवा, ये क्या है? रियल गैस है भाई। जो रियल सब रियल ही है जो तुमने देखा है, बात आइडियल की करो। ये क्या बला है सर जी? सपनों वाली गैस है ना। चलिए तो देखो सर जी, बेसिकली ध्यान करो, केमिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा है कि केमिस्ट्री ये कहती है कि दुनिया का हर एक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसे आप इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और इसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, राइट। और यह अट्रैक्शन फोर्स आगे चल के केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है या नहीं?
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, वीक बॉन्ड मतलब कम अट्रैक्शन फोर्स, है ये नहीं? फील आ रहा है थोड़ा? यस। तो वहां पे अलग अलग नाम देते हैं पर है वो अट्रैक्शन फोर्स ही। तो असली सर जी क्या है, केमिस्ट्री ने हमें बता दिया, और केमिस्ट्री ये बताती है कि सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, लिक्विड पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उधर घूम लेते हैं, है ना, खूटे से ज्यादा तकड़े से नहीं बने रहते। और गैस मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, नाम मात्र होता है, ऑलमोस्ट खत्म सा ही समझो, कम होता है, मतलब मिनिमम होता है तीनों में। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम। अरे समझ आया ना? कम होता है सर जी गैस में, पर तो कम होता है परंतु कभी जीरो नहीं होता है या नहीं? तो दुनिया में क्या कोई भी ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल को पार्टिकल भी कह दूंगा मैं, ठीक है नहीं, जिसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो हो? भाई लगभग जीरो हो सकता, मान सकता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता। या इज इट पॉसिबल? या हवा के मॉलिक्यूल, यहां पे देखो हवा है, फील कर रहे हैं आप, हवा के मॉलिक्यूल के बीच में क्या कोई अट्रैक्शन फोर्स है? यह जीरो है? मान सकते हो कि जीरो है? बस सर जी बहुत कम है, परंतु जीरो नहीं। तो दुनिया में कोई भी ऐसी गैस भगवान ने बनाई ही नहीं, समझ आ ना, कि जिसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो। समझ आ ना? अगर हम चाहें भी तो इस अट्रैक्शन फोर्स को गैस में कम तो किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है, परंतु जीरो नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है जैसे फ्रिक्शन, जवेयर इज ए मोशन, देयर इज द फ्रिक्शन। समझ आ ना? तो जहां भी दुनिया में फ्रिक्शन है, समझ आ ना, उस फ्रिक्शन को आप कम तो कर सकते हो तेल डाल के, लुब्रिकेशन दे के, है ना, लुब्रिकेंट डालोगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को आप केवल कम कर सकते हो, परंतु खत्म जीरो, एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते। तो ऐसी कहानियां, अगर गैस के मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम कर सकते हो, अट्रैक्शन फोर्स कम कर सकते हो। अरे है या नहीं? तो एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, वह आंख बंद कर लो जरा, वह गैस जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में या जिस गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो होता है, उसे आइडियल गैस कहते हैं। खुली आंखों से तो आपको दिख नहीं सकती। अरे समझ आ ना? यस। और प्यारे बच्चों, जाने अनजाने में सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई है वही इसी यही वाली भरी हुई है। इसका मतलब सर जी पूरा सब्जेक्ट सपनों में ही पढ़ाओगे आप, क्योंकि रियल गैस वैसे तो मिलने वाले है नहीं। और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जहां भी गैस का नाम आ गया, इसका मतलब आइडियल गैस होगा। गैस मतलब तो भाड़ में जाए रियल गैस। समझ आ ना? तो असली हमेशा आइडियल गैस को ही मान के हम पढ़ेंगे, तो जितनी सिस्टम के अंदर जो गैस भरी होगी इत्तेफाक से वह आइडियल गैस होगी। अरे बोलो क्या होगी? आइडियल। तो आइडियल गैस मान के हम पढ़ेंगे। अरे समझ आ ना? चले, तो ये पूरी स्टोरी है सर जी, तो आइडियल गैस मान के हम पढ़ेंगे। क्लियर और नॉट? तो चलिए सर जी, तो यहां पर आइडियल। अब अगर आपने गैस को, यानी सिस्टम के अंदर की जो गैस है, देखो बच्चों, सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई है, समझा ना, उस गैस को क्या एज्यूम कर लिया जाता है? एज्यूम कर लिया जाता है कि वह गैस एक आइडियल गैस है, वह गैस एक आइडियल गैस है। अगर आपने सिस्टम के अंदर भरी हुई गैस को आइडियल गैस मान लिया, तो आइडियल गैस की इक्वेशन आप इस गैस के लिए यूज कर सकते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जरा बताना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, बताना जरा। अरे बोलो, PV बराबर mRT। अरे बोलो, बात तो क्या केवल यही होती है? अरे यही होती है क्या? या PV बराबर स्मॉल nRT, कौन सी होती है? अरे बताइए, कौन सी पढ़ी आपने? नेचर वाली। n क्या है यहां पे? व्हाट इज द n? नंबर ऑफ मॉल्स। समझ आ ना? R क्या है? गैस को। T क्या है? प्रेशर। T क्या है? टेम्परेचर। V क्या है?
वॉल्यूम। पी क्या है भाई, जो गैस है उसके अंदर मॉलिक्यूल का कोई ना कोई प्रेशर भी है। गैस के मॉलिक्यूल जिस बर्तन के अंदर भी रखे जाते हैं उस बर्तन के अंदर हमेशा एक प्रेशर लगाते हैं, तो वही प्रेशर है ये। और गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम घेर रखा है। सर जी झूठ तो मत बोलो, जितना सिस्टम का वॉल्यूम है उतना ही गैस का वॉल्यूम है। हाँ ये भी बात है, तो वॉल्यूम भी, गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम भी घेर रखा होगा, उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल भी होंगे, कोई ना कोई गैस कांस्टेंट भी होगा और कोई ना कोई उस गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी होगा। अरे बोलो सर जी, कहानी समझ आई या नहीं? तो मुद्दा ये है कि दोनों में से कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है? अरे बोलो, कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है? तो इसका मतलब ये वाली आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, तो इसे खारिज कर दिया जाए। ये रही प्यारे बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन, समझ आ ना? परंतु गधो, ये दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन, बोथ आर 100% वैलिड फॉर द आइडियल गैस। और रियलिटी ये है पागलो कि ज्यादातर आप इसे ही यूज करेंगे जिसे आप मना कर रहे हैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? चलो, अंतर क्या है? यहां n है और यहां पे m है। ए बी सी डी का अंतर है, m n, यहां m है, यहां m से अगला है n। अरे बोलो, समझ आ ना? तो n तो नंबर ऑफ मोल है, m क्या है? गैस का वजन या मास। r क्या है? गैस वेरिएबल, है ना? t क्या है? टेम्परेचर। v क्या है? p क्या है? तो अंतर क्या है फिर दोनों में? केवल एक में m है और दूसरे में n है। और n है क्या बच्चों? नंबर ऑफ, समझा ना? n है नंबर ऑफ मॉल। सारे समझ आया नहीं? n है नंबर ऑफ मॉल और प्यारे बच्चों m है क्या? गैस का मास, के सिस्टम का कितना किलोग्राम मास गैस का भरा हुआ है, समझ आ ना? या कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सिस्टम के अंदर गैस के। अरे समझ आ ना? तो ये क्वांटिटी को, गैस कितनी है तो कितनी है उसे मोल में भी माप सकते हैं, केजी में भी माप सकते हैं। तो मोल्स की फॉर्म में मापना आसान नहीं है, केजी की फॉर्म में मापना बहुत ही आसान है, इसलिए केजी वाली इक्वेशन ज्यादा ली जाती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? मेनली अंतर क्या है दोनों इक्वेशन में? अंतर क्या है दोनों इक्वेशन में? अरे बोलो, अंतर क्या है? m और n का। अरे समझ आ ना कि एक में तो गैस का जो क्वांटिटी है वो केजी में ली जाती है और दूसरे में गैस की क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स में ली जाती है। अरे है या नहीं? यस बेटा, मुझे पक्का पता था कि तुम्हारी जिंदगी यहीं झंड होने वाली है, तुम केवल इतना ही जानोगे। अबे पागलो, m और n मेन डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस है r का। दिस r इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दिस r इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो मास वाले में आ रहा है। लेखा दोनों को आ ही जाता है। और बड़ा डिफरेंस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी गैस के लिए एक समान होता है, पर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट गैस के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है और अलग अलग गैस का कैरेक्टर अलग होता है, तो इसलिए इस वाले आर की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। अरे बोलो, कहानी समझ आ रही है नहीं? यस। तो प्यारे बच्चों, यहां से यही पूरी स्टोरी है। तो कहानी समझ आई? तो यहां पर ध्यान रखना, इस वाली इक्वेशन में जो आर आया है, लिखा दोनों को आर ही जाता बेटा, किताबों में देख लेना, ये जमेला है। नहीं तो अलग नोटेशन करना चाहिए था, इसे आर सी लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे आर यू लिखो यूनिवर्सल। अरे बोलो, तो ऐसा सिंबल यूज ही, समझा ना? इसलिए ये क्वेश्चन IES तक पूछ लिया गया, क्योंकि बच्चों को गैस के बारे में नॉलेज कुछ ज़्यादा ही होती है, आइडियल गैस के बारे में, समझ आ ना? तो इसलिए ये आर क्या प्यारे बच्चों, ये आर क्या है? ये आर क्या है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट।
और इस इक्वेशन में जो आर है प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन वाले आर को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? तो दोनों गैस कांस्टेंट, परंतु एक कैरेक्टरिस्टिक और एक यूनिवर्सल। आपने ये नाम बताया ही नहीं है, और यही तो मजेदार बात है। कांस्टेंट तो ही है और गैस के लिए है ना। तो दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी सिस्टम को समझने की तैयारी कर रहे हैं हम। सिस्टम के अंदर आइडियल गैस मिलनी है, तो पहले गैस तो जान लो, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यही मिलना है। समझ आ ना? देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें जीरो हो, तुम कतई समझ आ ना? बिल्कुल जीरो नहीं, मैं तो नेगेटिव में लेके चल रहा हूँ तो तुम्हें समझ आ ना? बस रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये खोपड़े में होना चाहिए। समझ आ ना? और देखना थर्मोडायनेमिक्स की कैसे धज्जियाँ उड़ाते हो आप। समझ आ ना? खुद से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए हुए हैं आपके जेईई में और ई में, इवन ईएस तक। समझ आ ना? तो बात यह है कि अब इन्हें कम से कम रिवीजन इतना धमाकेदार हो कि एक भी लाइन और एक भी वर्ड भेजे से बाहर ना हो, फिंगर टिप पे आ जाए बस। समझ आया नहीं? तुम उम्मीद नहीं है कि तुमने 10वीं कर रखी है, मैं मान ही रहा हूँ। ये 10वीं नहीं तो 8वीं क्लास की बात है। आपको दोनों क्वेश्चन में आर का ही नहीं पता क्या है। राइट, चलिए सर जी, अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोटेशन अब चेंज कर देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आर का मतलब गैस कांस्टेंट, सी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और आर यू का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मैंने इनको बिल्कुल अलग से नोटेशन दे दिया। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, इनमें मेन फर्क क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इट डिपेंड्स, इट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया ये, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और जानते अलग अलग गैस का नेचर अलग है भाई, हर एक गैस का नेचर अलग अलग है। कोई गैस जहरीली है, कोई गैस अच्छी है। समझ आ ना? तो और हर एक गैस का फंडा अलग है, मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स अलग है, टेस्ट अलग है, बिहेवियर अलग है, तो पूरा कैरेक्टर अलग है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, या कैरेक्टर ऑफ गैस बोल दें आप, एक ही बात है ना, नेचर ऑफ गैस। तो इसका मतलब अगर नेचर पे डिपेंड कर गया तो इसका मतलब ये है सर जी कि फॉर डिफरेंट गैसेज, फॉर डिफरेंट गैसेज इट विल बी, फॉर डिफरेंट गैसेज इट विल बी डिफरेंट, फॉर डिफरेंट गैसेज इट विल बी डिफरेंट। अरे बोलिए सर जी, कहानी समझ आ रहा है या नहीं? फॉर डिफरेंट गैसेज इट विल बी डिफरेंट, यानी हीलियम के अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग है, समझा ना, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी इस आरसी की वैल्यू, समझा ना, हीलियम के लिए अलग होगी, जैनन के लिए अलग होगी, आर्गन के लिए अलग होगी, क्रिप्टन के लिए अलग होगी, समझा ना। तो डिफरेंट गैस नाइट्रोजन के लिए अलग होगी, ओजोन के लिए अलग होगी, है ना। डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट मिलेगी। कोई दो गैस ऐसी नहीं होंगी जिन दोनों के लिए इस आरसी की वैल्यू सेम हो, क्योंकि ऐसी दुनिया में भगवान ने कोई दो गैस बनाई नहीं है जो एग्जैक्टली सेम हो। अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो उनके केमिकल फॉर्मूले भी सेम हो जाएंगे, तो फिर तो एक ही कही जाएंगी वो, है या नहीं? ऐसा नहीं है। तो फॉर डिफरेंट गैसेज इट विल बी डिफरेंट। बात समझ आ रही है नहीं? चलिए अब देखो सर जी, आर यू मतलब यूनिवर्सल, लिखा तो नहीं केवल आर ही जाता है क्वेश्चन में। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है? इट इज सेम फॉर ऑल द गैसेज, इट इज सेम फॉर ऑल द गैसेज, सेम फॉर ऑल द गैसेज। अरे बोलो, ये सभी गैसेज सेम होता है, समझा ना। इसका मतलब इट डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस, ये गैस के टाइप पे डिपेंड, अगर टाइप पे डिपेंड करता तो टाइप अलग, तो ये भी अलग, है या नहीं? तो सर जी यहां से कह सकता हूं कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस, ऑन द टाइप ऑफ गैस, या फिर कहें डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, है ना, एक ही बात है। अरे बोलो, या डू नॉट डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ द गैस, ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। डिफरेंट लैंग्वेज आ सकती हैं। तो इसका मतलब सर जी ये है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सेम होती है सभी गैसेज के लिए। अरे बोलो, तो हीलियम गैस है मान लो, आर्गन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अरे बोलो, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, समझा, ओजोन गैस है O3, समझा, हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है N2, अरे बोलो,
ये जितनी भी गैस है, एयर भी ले लो यार, एयर, हवा, हवा, समझ आ ना, जो जिंदगी है आपकी। अरे बोलो, हवा जिंदगी नहीं है क्या? वैक्यूम में जाके खड़े हो जाओ जहां पे हवा नहीं है, 1 घंटा रह लेना, पता चल जाएगा जिंदगी है या नहीं। घंटे भर में कल्याण हो जाएगा, जिंदगी छोड़ दोगे आप, है या नहीं? चलिए, तो इन सभी के लिए क्या सर जी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा सबके लिए? सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। बताइए बच्चों, फीलिंग आई या नहीं पूरी? अब बात बदली। अबे पागलो, सभी के लिए सेम है, इसलिए तो नाम यूनिवर्सल है। अरे बोलो, यूनिवर्सल मतलब बदलता नहीं, सेम। जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, तो नेचर के लॉ ही यूनिवर्सल है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही ट्रांसफर होती है, यूनिवर्सल लॉ है, बदल सकता ही नहीं। फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, फंडामेंटल लॉ है नेचर का, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब जिसे आप बदल नहीं सकते, जो कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा, नो चेंज। अरे आया नहीं? दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ या यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल वर्ड एक अपने में टेक्निकल भाषा में जहाँ भी यूनिवर्सल आएगा तो वो एक कांस्टेंट चीज़ को दर्शाएगा कि वो चीज़ कांस्टेंट है, उसके पैरामीटर चेंज नहीं हो सकते हैं। समझ आ ना? तो थोड़ा सा तमीज़ होनी चाहिए इंग्लिश को पढ़ने की भी, राइट? तो यूनिवर्सल इसलिए नाम इसका यूनिवर्सल है। समझ आ ना? सर जी, इंजीनियरिंग में जो नाम रखे जाते हैं उन नाम में ही बहुत कुछ होता है जो अपने बारे में बता देता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, नाम क्या रखा? क्या हीट इन मोशन, क्योंकि हीट यहाँ गतिमान मिलेगी। और मुझे लगता है कि बढ़िया ही रखा, क्या हीट हमेशा मोशन में मिलती है, हीट हमेशा रास्ते में मिलती है, और रास्ते पे है तो मोशन में ही होगी, तो इसलिए नाम थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया है। समझ आ ना? अगर मैं नाम थर्मोस्टैटिक रखता, थर्मोस्टैटिक रखता तो थर्मोस्टैटिक नाम नहीं है, नाम क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का उल्टा क्या होता है? स्टैटिक। तो थर्मोस्टैटिक नाम क्यों नहीं है? थर्मोडायनेमिक्स नाम क्यों नहीं है? समझ आ ना? चले, पढ़ाने के बारे में भी बताऊंगा कि वास्तव में इस सब्जेक्ट को जो सही नाम है वो थर्मोस्टैटिक ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ हीट यहाँ पे चलती हुई दिखती ही नहीं है। समझ आ ना? हाँ, रास्ते में लेकिन रास्ते में अगर सो रहा है मुसाफिर तो नींद आ गई, अगर मान लो बस में नहीं सो रहा है ना, नीचे सो रहा है, समझ आ ना? अब धरती चलेगी। चलिए, तो असली क्या सर जी, समझ आ ना? बेसिकली क्या भी मुद्दा है, आगे चल के एक प्रोसेस आएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही माना जाता है हर एक प्रोसेस को। तो जितने भी प्रोसेस हैं वो सब क्वासी स्टैटिक मान लिए जाते हैं। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को बोलता हूं नीम के पेड़ जैसा प्रोसेस। नीम के पेड़ को आज लगा दिया तुमने नर्सरी से लाके, अगले दिन इंची टेप उठा के हाइट मापना कितनी बड़ी है, कितनी हाइट बड़ी नजर आएगी? अरे बोलो, नीम का पेड़ आज लगा दो, अगले दिन उसकी हाइट मापो कि कितना बड़ा है ये। एक दिन हो गया, लग 24 घंटे हो गए लगे हुए, खाद भी पूरा डाल दिया था, पानी भी फुल है, अब तक नहीं सूखा। लंबाई कितनी बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? कुछ तो दिमाग लगाओ। कितने? लगभग 0। हाँ, बढ़ेगी ना? कितने बढ़ेगी? सर जी देखो, ये तो पता नहीं कितनी बढ़ेगी, समझ आ ना? परंतु इतनी बढ़ेगी वो तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देगी। और जब आंखों को चीज़ नहीं दिख रही होती ना, तो वो उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। जिस चीज़ को नेकेड आई से देख लिया वो मैक्रोस्कोपिक है, जो नेकेड आई से नहीं दिखी वो माइक्रोस्कोपिक है। सीधी सी बात, क्योंकि उसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उस चीज़ को देखने के लिए, तो वो माइक्रोस्कोपिक, राइट? तो कुछ माइक्रोन्स में लंबाई बड़ी, एमएम में नहीं, एमएम का बहुत छोटा हिस्सा है, माइक्रोन्स में बड़ी है, जो आंखों से आपको नहीं दिखेगी। राइट और रॉन्ग? चलिए, परंतु अगर 2 महीने बाद आप मापेंगे तो कुछ विजिबल लंबाई बड़ी नजर आएगी, जो आपको बिना माइक्रोस्कोप के दिख जाएगी कि हाँ सर जी लग रहा है बड़ा हुआ है। 2-4 पत्ती बढ़ जाएंगी, है ना? तो हाइट बढ़ी है या नहीं? तो 2 महीने बाद पता चल रहा है। समझ आ ना? तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं, समझ आ ना, कि आज वो 3 इंच का है, फिर वो 4 इंच का हो गया 2 महीने बाद, तो ये जो प्रोसेस है 3 इंच to 4 इंच,
इसे कितना टाइम लिया, मान लो 3 महीने, अगर 3 महीने तो 3 महीने नहीं 90 दिन, कितने घंटे होंगे? अरे बोलो 2040 लगभग कुछ 2000 घंटे बैठ रहे हैं अप्रोक्स, तो घंटों में लिए तो 2000, सेकंड में लेंगे और भी कम आ जाएगा, डेटा और ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब सर जी बढ़ा तो वो हर सेकंड है, ऐसा नहीं लगाने के बाद उसने पहले 10 घंटे विश्राम किया फिर एक ही घंटे में दबा के बढ़ाओ, फिर रुका फिर बढ़ा, है ना। हर सेकंड प्रोग्रेस चल रही थी, है या नहीं? पर तो 1 सेकंड में कितना बड़ा होगा दिखेगा भी नहीं आपको। इसे आप गतिमान कहेंगे कि गतिमान अवस्था में है इस नीम के पेड़ की हाइट। किसी को बोलोगे तो बिल्कुल आपको रुका हुआ ही नजर आएगा। इसे गतिमान कहना गति की बेइज्जती है। तो यहां पर जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आगे चल के आएंगे वो सब नीम के पेड़ के तरीके से होंगे। तो सर जी उनमें अगर हीट भी ट्रांसफर हो रही है तो बहुत ही झंड, समझ आ ना। तो इसलिए क्या, जब इतने स्लो प्रोसेस हैं यार, तो इतने स्लो प्रोसेस को तो गति नाम दे भी नहीं सकते हैं आप। आजकल तो दुनिया गतिमान, साइकिल पे चलने को भी गति नहीं बोलते हैं। अरे बोलो ये तो कैसे ही चल रहा है, समझ आया ना। तो आजकल तो सुपरसोनिक स्पीड की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या पूरी थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखेंगे तो आगे चल के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे। हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसी सिस्टम के द्वारा होगा जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, और इसी गैस के द्वारा होगा डियर, समझ आ पा। तो हर एक प्रोसेस यहाँ पे क्वासी स्टैटिक होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट स्पीड में होगा, इनफाइनाइट रेट में होगा, इनफाइनाइट ग्रेडियंट में होगा, यानी बहुत ही स्लो स्पीड में होगा। स्लो भी कहना वेरी वेरी महास्लो, नीम के पेड़ के जैसा। तो इसका नाम डायनेमिक रखोगे तुम, इसे प्रोसेस को डायनेमिक कहोगे, समझ आ ना। चल एक और बारे में पूछूंगा अभी, ठीक है ना। अभी उस लेवल पे आप आए नहीं है, समझ आ ना। बेसिकली इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड हैं कि यूकेपीएससी जे के इंटरव्यू में बैठे धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी। व्हाई द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ थर्मल हैविंग द नेम थर्मोडायनेमिक्स, व्हाई नॉट थर्मोस्टैटिक? एक्सप्लेन, क्या तर्क है आपका इसके पीछे? ये फॉर्मूले ने कब से पता, जो झंड एग्जाम पास करके आ गया ना, रटे पड़े हैं सारे फॉर्मूले से, समझ आ ना। और एग्जाम पास तब भी हो जाएगा अगर आप ज्यादा मेहनती हैं, और एग्जाम पास तब भी हो जाएगा अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि आपके फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग है। अगर आपके फंडामेंटल कुछ ज्यादा ही खिलाड़ी हो फंडामेंटल के, तो मेरा मानना यह है कि जो फंडामेंटल का खिलाड़ी है, समझ आ ना, वो पूरी साइंस का बादशाह है। चाहे वो बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, डिप्लोमा कर ले, पीएचडी कर ले, बादशाह है। और जिसके फंडामेंटल झंड है वो 10वीं करने लगे ढंग से नहीं है, समझ आ ना। ये लोग रटने से कुछ नहीं होता है, समझ आ ना। अभी 2 सेकंड में आपको कंफ्यूज कर सकता हूं, केवल इसी वजह से कि आपने केवल फॉर्मूले पे जिंदगी चलाई है। अरे कहानी समझ आ रही है नहीं? यस। तो वही बात है। तो इसलिए क्या है, पूरा डिटेल में, मतलब उस लेवल पे चीजों का पता होना जरूरी है। अगर दिमाग उस लेवल पे घूम गया तो इतनी डेप्थ आपके अंदर आ जाएगी ना कि आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक वे में चीजों को पढ़ोगे। और उस वे में पढ़ना मतलब जिंदगी परमानेंट मेमोरी अपनी बना लेना उस चीज की, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कदम कहानी, समझ आया ना। अब मजा भी तभी आएगा आपको, बोरियत खत्म हो जाएगी पढ़ने से। कहानी समझ आया जी? तो ये था यूनिवर्सल, इसलिए इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल, समझ आया ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो दोनों में कहानी समझ आई ना। ये मिस्ट्री थी किसकी? आइडियल गैस की। अरे बोलो। और ये 2 इक्वेशन यहां पर होती है, परंतु सर जी नंबर ऑफ मोल, मोल की फॉर्म में आप क्वांटिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते इजिली। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कंबरसम प्रोसेस है। इसलिए सर जी हम यहां पर इसी इक्वेशन को यूज करते हैं कि गैस की क्वांटिटी केजी में के लिए में लेनी पड़ती है, और केजी में मापना आसान है, मोल्स की फॉर्म में मापना आसान नहीं है। इसलिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम जो इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो केवल और केवल इसे करने वाले हैं। ये 5 स्टार इक्वेशन है आइडियल गैस। तो ये इक्वेशन वही हो जाएगी जहां पे गैस आइडियल होगी, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। अरे बोलो सर जी, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। पूरी थर्मोडायनेमिक्स 70 घंटे इसी इक्वेशन के ऊपर बीतेंगे। तो ये बताओ ससुर, तुम पढ़ क्या रहे हो जो चीज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती? वाह, यही तो इंजीनियरिंग है। अरे समझ आए नहीं? फिर बोले दिखा दो सर जी आइडियल गैस कैसी होती है। दिखा देंगे, सपनों में दिखाएंगे बेटा, रियल में होते ही नहीं है।
समझ आ ना? इसलिए कहा जाता है इंजीनियर की इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि चीजें रियल में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, आप इमेजिनरी चीजें पढ़ रहे हो। तो टीचर को भी आसान हो जाएगा और बच्चे को समझना आसान हो जाएगा अगर वो चीजों को इमेजिन करना सीख जाए। बात पढ़कर ना जी दिखाओ मुझे, तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, बच्चे की जिंदगी तो इतना सोच के झंड हो चुकी है। अरे आए या नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है। और रियल में आप, क्योंकि रियल में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, रियल में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रेशर, वॉल्यूम, मास, रॉ, टी, इन सब को आपस में रिलेट ही नहीं कर सकते ढंग से आप, तो कोई इक्वेशन आप करेक्टली बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ना कुछ होने से अच्छा है कुछ हो गया, ठीक है। तो इसलिए हर एक रियल गैस को आइडियल गैस ही मान लिया जाएगा, और इस मान्य तान्य में है नहीं मान लिया, इस मान्य तान्य में 5-10% एरर देखने को मिलेंगी एनालिसिस में। तो सर जी 10% का दुख नहीं है, कम से कम चीज पता तो चली। आइडियल ना मानता तो इसकी तो एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा था, मैं इसकी तो एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा था, अब कम से कम कर तो पा रहा हूं। अरे बोलो, 5-4% एरर ही सही, 90% तो सही है, जो डेटा मैं निकाल रहा हूं कम से कम निकल तो रहा है। कहानी समझ है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो बोलते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी सही, तो वही काम है सर जी। रियल गैस के एनालिसिस हम कर नहीं पाए, आइडियल मानना को मना कर दिया तुम, तो बेटर हो, बस खत्म है थर्मोडायनेमिक्स, दी एंड। अरे बोलो यस, इसलिए क्या सर जी मानना पड़ेगा, समझ आ ना, क्योंकि कुछ ना से कुछ ज्यादा बढ़िया है। बताए बच्चों, अब बात समझ आई है नहीं? यस, तो इसलिए क्या है, जितनी भी गैस है सबको रियल गैस माना जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है नहीं? और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए होता है सेम। अरे कहानी समझ आई? चल अब यहीं से एकदम से मुंह पे फेंक के मारेगा एक धमाकेदार क्वेश्चन, समझा? जिस क्वेश्चन की दस्तक जेईई, एई, एसएससी जेईई और आईएएस तक है ना? आइडियल गैस के ऊपर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखा तुमने कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आरसी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ये तो गैसेज के नेचर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? अरे गैसेज पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? अगर डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए और भी ज्यादा है ना। तो अब क्या करेगा सर जी, यहीं से एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देगा तुम्हें, अब यहां से देगा तुम्हें एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा, और यहां से इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कम से कम 10 क्वेश्चन बना सकता है या नहीं? कितने? 10 क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान देना, समझ आ ना, बिल्कुल सेंटर में आ चुके तुम थर्मोडायनेमिक्स के, गहराई में, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनना चालू, राइट? चलिए, तो सर जी यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या आएगा, आइडियल गैस से क्या आया हुआ है और क्या आता है कि वो गैस दे देता है सर जी, हीलियम गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, समझा, एक एयर है, एयर एक गैस है, ये भी गैस है सर जी, एयर को गैस मानते हैं हम। अरे बोलो, ऑक्सीजन एक गैस है, समझ आ ना, हाइड्रोजन एक गैस है, तो मान लो 4 गैस दे दी, एक हाइड्रोजन भी दे दिया, मान लो हाइड्रोजन दे दिया उसने, समझ आ ना, हाइड्रोजन S2। अरे बोलो, तो ये 4 गैस आपको दे दी है टोटल, और ये 4 गैस देने के बाद ये पूछ रहा है वो कि इन चारों में से ये बताओ जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो चारों का अलग अलग है, किसी का 15, किसी का 17, किसी का 21, 22, अरे कुछ भी हो सकता है ना, इनकी वैल्यू अलग अलग है, किसी की 8, किसी की 6, किसी की 5, 7, 10। अरे बोलो, तो ये पूछेगा इनमें से कि इन 5 में से बताओ कौन सी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मिनिमम है और कौन सी गैस का जो आरसी है वो मैक्सिमम है। अलग अलग होता है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबके लिए सेम है, इसके लिए सबके लिए ना। तो क्वेश्चन कहाँ से बनाता है वो? झमेला कहाँ है? आरसी में, तो यहीं से बना रहा है वो। समझ आया ना? कुछ आ रही है कहानी? क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? यस। अब देखो सर जी, आंसर समझना आया होगा भी, और सच बताऊं तो 10वीं क्लास का आंसर है इसका, समझ आया ना? प्यारे बच्चों, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस अगर आपके पास है, एनी गैस, कोई भी गैस हो, उस गैस के पास में हमेशा 2 कांस्टेंट होते हैं, है ना? एक तो कैरेक्टरिस्टिक और एक यूनिवर्सल, राइट और रॉन्ग? समझ आ ना? 2 गैस कांस्टेंट होते हैं, राइट?
और जो गैस है प्यारे बच्चों, हर एक गैस का कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मास भी होता है। क्या? मॉलिक्यूलर मास भी होता है। और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M लिख देते हैं हम। इसी मॉलिक्यूलर मास को कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट भी कह दिया जाता है। तो एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास कहें या मॉलिक्यूलर वेट कहें, यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसे हैं अलग, मास अलग, वेट अलग, पर तो यहाँ पे एक ही माना जाता है। पर तो जो करेक्ट टर्म है वो मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M मान लिया। तो हर एक गैस का कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मास भी होता है, राइट और रॉन्ग। अब सर जी ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, समझान अब इसे देखना है। और किस गैस का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते जरा देख लो। तो मान लो सपोज दैट जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है M, ये देख लो, समझा ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक वेट होता है 16। तो मैंने कहा एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही चीज है। तो एटॉमिक वेट ये है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो कितना वजन हो जाएगा दोनों का? 16 दूनी 32। तो एटॉमिक, समझा ना, जो वेट है उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। अरे समझ आ रहे हैं ना। तो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 और 16 दूनी 32, 2 है ना, तो इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास 32, है ना। जैसे हीलियम का कितना होता है? 2। और कितने हीलियम है यहाँ पे? भाई एक ही है यार, यहाँ पे He2 थोड़ा ही है, केवल H ही है। इसका मतलब एक ही एटम है हीलियम का, समझा ना। ये क्या है? तो M कितना आ जाएगा इसका? 2। अरे बोलो। चलिए हाइड्रोजन, समझा ना। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। और यहाँ पे है कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 4 है या नहीं? 2 लग गया ना। चलिए इसके बाद सर जी नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक वेट होता है 14 और 14 दूनी 28। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा? 28। एयर का कितना होता है? 29। एयर का कितना होता है? 29। सर जी याद रखने पड़ेंगे मुझे, कुछ तो याद भी होंगे आपको, है ना। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आपने बहुत रट्टा मारे होंगे 9वीं क्लास में ही, है ना। और ये तो पॉपुलर है, 5-7 यहीं घिसे पिटे हैं, इनके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आएंगे तो यहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चैलेंज है मेरा अगले 20 साल में भी, यही पॉपुलर गैस है, राइट। चलिए तो बल्कि मैंने तो 2-4 और एक्स्ट्रा लिखाए हैं, वह तो 2-3 देता है इनमें से। एयर देख लिया आपने, इसके बाद और क्या है? जैसे कि सभी हो गया बस। अरे समझ आया ना। देखो हीलियम एक एक्रिय गैस है, इसलिए इसका 2 आ गया ना। आर्गन भी है एक, उसका 18 हो जाएगा। अरे बोलो, आर्गन का 18 है ना, 18-40, समझ आना, 18 हो जाएगा आर्गन का। समझ आया ना। पर तो वो एक्रिय गैस है, ठीक। तो ऐसी उत्पटांग गैस नहीं देगा वो, समझ आ। यही मोस्ट पॉपुलर, आपको ये ध्यान रखना। तो इनमें से देखो, तो मॉलिक्यूलर मास आप इजीली निकाल लोगे या नहीं? नाइट्रोजन का 28 है, हीलियम का 2 है, ऑक्सीजन का 32 है ना। हीलियम का, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फिर? हाँ, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही एक होते हैं, है या नहीं? इसका आएगा 2, इसका आएगा 4, राइट। हीलियम का आता है 4, राइट। और हाइड्रोजन का कितना आएगा? 2। अरे समझ आ रहा है या नहीं? है? यार हीलियम के बाद हाइड्रोजन आता है। यस, हाइड्रोजन का 2 है ना। यस, एक होता है ना। चलिए सर जी, तो देखो ये कहानी है ना। चलिए अब देखो इसके बाद यहां पर मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है? इन सभी गैस में से किसका आरसी मिनिमम है और किसका आरसी मैक्सिमम है? समझ आया ना। चलिए तो देखो सर जी, यहां पर क्या होता है कि चाहे कोई भी गैस हो, गैस के कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, और जो किसी भी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, समझ आना, यह है
समझा नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझा नहीं, ये फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से निकला है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का अणुगति सिद्धांत, उसी सिद्धांत ने इस फॉर्मूले को जन्म दिया है कि किसी भी गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उसके मॉलिक्यूलर मास के रेशो के बराबर होता है। तो RC बराबर RU बटे M, ये फॉर्मूला होता है, आपको रट्टा मार के रखना। परंतु सर जी अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो स्टैटिक मटेरियल में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक लॉ पढ़ते हैं, हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक तो बराबर आता है और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे E लिखते हो और इनटू के एप्सिलॉन। इसका मतलब प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आया, बराबर और कांस्टेंट। तो इंसाफ की दृष्टि से अगर कभी बराबर और कांस्टेंट को हटाना पड़ जाए तो इसे हटा के क्या लगाना चाहिए, प्रोपोर्शनल, गणित के हिसाब से भैया। चले तो यहां से ये बताओ यार आप मुझे कि RC बराबर समझा ना RU और इनटू के 1/m, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो ये तो कांस्टेंट है सर जी सब गैस के लिए और ये बराबर है, तो बराबर कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊंगा तो RC प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा और आ जाएगा 1/m। इसका मतलब 1/, का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो गैस के मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का देखो, अगर RC ऐसे होता है M तो ऐसे बोलता कि RC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो अगर ये बटे में है M तो ऐसे बोलेंगे RC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दुश्मनी का रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोस्ती का रिलेशन। अरे बोलो, तो यहाँ पर दोस्ती का दुश्मनी का, तो इसका मतलब दुश्मनी का रिलेशन मतलब सर जी है कि अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका जो RC है वो घटेगा, दुश्मन है ना, एक हाँ कहेगा दूसरा ना कहेगा, है ना। और अगर M की वैल्यू कम होगी तो उस गैस के लिए RC की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जिस गैस के लिए M मिनिमम होगा, अरे बोलो, उसी गैस का जो RC है वो मैक्सिमम होगा। अरे बोलो, और जिस गैस के लिए M की वैल्यू मैक्सिमम होगी RC की वैल्यू उसी गैस के लिए मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे बोलो, अब यहां से कहानी समझ आएगी बच्चों। इन सभी गैस में बताओ R से M मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम M ये है सर जी 32, इससे ज्यादा नहीं है ना। तो इन अगर मैं 5 गैस ले लूं तो इनमें M किसके लिए मैक्सिमम है भाई? सबसे ज्यादा M इसका, ये 32, इसका 2, इसका 29, इसका 28, इसका 4। अरे बोलो, तो अगर इसका M सबसे ज्यादा है तो RC की वैल्यू सबसे कम है। तो इन 5 के 5 गैस में ऑक्सीजन हैविंग द मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ना, एंड हाइड्रोजन हैविंग द मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, क्योंकि इसके लिए 2 है, इससे कम नहीं है, देखो ज्यादा है सबके। तो ये यहां पे समझ आया ना। तो हाइड्रोजन के लिए क्या आ गया? RC मैक्सिमम, और ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया? RC मिनिमम। कहानी समझ आई ना। मेरे हिसाब से अब तो आप भाड़े में जाए मिनिमम, अब तो आप इनका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस, अब देखो सर जी समझ आया ना। अब ES में एक बार यही पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो मिनिमम मैक्सिमम तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि इन सभी गैस के इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करो 5 के 5 के। तो यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले कम, तो RC सबसे कम किसका होगा? अरे किसका होगा? ऑक्सीजन का सबसे कम। बढ़ता हुआ लिख रहा हूं ना मैं, इंक्रीजिंग। इससे ज्यादा किसका होगा? RC भाई 32 से बाद। यानी एक काम करो, अगर RC का बढ़ता हुआ क्रम लेना है ना तो मॉलिक्यूलर मास का घटता हुआ क्रम ले लो। तो ये 32 के बाद एयर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फिर एयर आ जाएगा ये। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? RC किसका? नाइट्रोजन का। फिर सर जी हीलियम का, है ना। और फिर लास्ट में आ जाएगा मैक्सिमम हाइड्रोजन का। अरे बोलो, तो लीजिए सर जी कहानी होगी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसे असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं आप। डिसेंडिंग ऑर्डर देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर इधर से चल दो सर जी आप। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो ये आ जाएगा सर जी RC H2 का सबसे ज्यादा,
अरे बोलो, इससे समझा ना, सबसे ज़्यादा है ये, सबसे ज़्यादा है ये। इसके बाद क्या आ जाएगा, Rc किसका, हीलियम का, फिर क्या आ जाएगा Rc नाइट्रोजन का, फिर आ जाएगा Rc एयर का, और सबसे कम किसका आएगा Rc, एरा ऑक्सीजन का। अरे बोलो, तो इस तरीके के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट करवा लेते हैं आपसे। बताए बच्चों, यहां तक की पूरी कहानी समझ आई है नहीं? चलिए, तुम्हारे जेईई के लिए बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये फंडामेंटल ही है जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स तुम पढ़ते ही नहीं हो, और ना तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स की किताब में है। समझ आ रहा है या नहीं? और यही धड़ा रहे हैं। चलिए, और अभी तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता कर दो, इन दोनों के मात्रक निकालो क्या है, समझा ना। एक तो Ru और एक क्या है Rc। तो देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है उसका मात्रक होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। ये के है किलो का, और इस के का मतलब है, चलो डिग्री लगा देता हूँ, डिग्री केल्विन है ना, कभी से किलो बोल दें आप, तो किलो जूल पर केजी केल्विन। और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसका मात्रक है किलो जूल पर के मोल केल्विन। किलो जूल पर किलो मोल, इसके का मतलब किलो है, किलो मोल, इसके का मतलब केल्विन। तो मात्रक है, और यूनिट भी बहुत पूछी जाती है तुम्हारे एग्जाम में। अरे बोलो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट यूनिट क्या है। अब तक तो गधो तुम्हें नाम भी ना पता था इनका, है कि ये भी आर गैस कांस्टेंट, ये भी आर गैस कांस्टेंट, लेके ऐसे ही जाएंगे। सी और यू तो हमने लगाया अपने हिसाब से, इक्वेशन में तो बस m और n के साथ, m के साथ आया तो कैरेक्टरिस्टिक है, n के साथ आया तो यूनिवर्सल, बस केवल इतना डिफरेंस होता है। लिखा नहीं आ ही जाता है, इसलिए झमेला ज़्यादा भी है यहाँ पे, है नोटेशन अलग होता तो फिर तो चीज़ें दिमाग में रहती, फिर कन्फ्यूजन कम होता। बच्चा पूछता सर जी अलग है तो कुछ तो अलग है ना, बताइए। और नोटेशन सेम है, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया ये। बताइए, कहानी समझ आ रही है ना? धमाकेदार। तो या तो इनके ऑर्डर पूछ सकता है, या सीधा ABCD में 4 गैस दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मैक्सिमम है, या अगला कौन सी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मिनिमम है या नहीं। या 4 गैस दे के उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को सेट करो, तो ABCD में 4 ऑर्डर होंगे और सही ऑर्डर आपको पहचानना पड़ेगा, है या नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। अब आइडियल गैस की आपको थोड़ा तमीज आई है कि आइडियल गैस बेसिकली है क्या। और सर जी जनरली अगर बात करें तो आइडियल गैस के लिए जो हम मोस्टली जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, हम केवल और केवल PV बराबर mRT, इसी इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। ओनली इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे, PV बराबर mRT को। तो आगे चल के अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, तो आंसर ये होना चाहिए PV बराबर mRT। अरे है या नहीं? मात्रक समझ आ रही है ना इनके? ये तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है गधो, यहां से भी निकाल लोगे तुम, है या नहीं। M तो यहाँ R निकालना, तो RC बराबर क्या आ जाएगा, PV बटे क्या MT आएगा ये। और अगर RU निकालोगे तो PV बटे क्या आ जाएगा, NT आएगा। यहाँ MT है, वहाँ NT है। अरे बोलो, NRT से देख लो ना यार, बटे NT आएगा। तो यहाँ पे देख लो जरा, RC बराबर, समझा ना। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर की क्यूब, क्या बचेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर था जूल। अब जूल को चाहे, क्योंकि एनर्जी को जनरली किलो जूल मिलेंगे यहाँ पे। जूल में तो कई अंक, मान लो अगर 3000, मान लो 3 लाख जूल है तो ऐसे लिख देंगे, और 3 लाख जूल को सीधा 300 किलो जूल लिख सकते हैं आप। अरे बोलो, तो शॉर्ट में तो जूल का मतलब किलो जूल, एक ही बात है। बटे में ये क्या, मास मतलब केजी, और टी मतलब केल्विन। अरे बोलो, कहानी समझ आ रही है नहीं? तो असली यहाँ से किलो जूल पर केजी केल्विन, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, वही किलो जूल, ये नंबर ऑफ मोल है तो ये किलो मोल में मापे जाते हैं, और ये क्या है, केल्विन। तो किलो जूल पर के मोल केल्विन। अरे समझ आ रहा है या नहीं? किलो जूल पर के मोल, किलो मोल केल्विन। अरे समझ आ रहा है या नहीं? तो यहाँ से सोच रहे हैं, तो 8वीं क्लास 9वीं क्लास में सीख लेते हो यूनिट निकालना फॉर्मूले से। इंटर में आके तो तुम इन्हें बनाते नहीं कि सत्यता की जांच करते हो,
है या नहीं? फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस एक चैप्टर होता है। हमारे पास जब हमने कुमार मित्तल की फिजिक्स पर पढ़ी थी तो हमारे पास पहली यूनिट में दूसरा चैप्टर था, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर। दोनों एक ही उसमें आते थे। एरर, परसेंटेज एरर निकालते थे वहाँ पे आप, सत्यता की जांच करते थे वहाँ पे आप, विच फॉर्मूला इज करेक्ट और विच फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक ही कहानी क्लियर है। चलिए, तो सर जी यहाँ से मात्रक आप इजीली ध्यान रखेंगे, इनके कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया ना। परंतु एक चीज़ और भी प्यारे बच्चों जो अभी तक आपको समझ नहीं आई, यहाँ पर टी क्या है लिख देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे टी क्या है, अब बताना टी क्या है, एम क्या है, एम क्या है, डरते क्या हो तुम, मास। आर क्या है, अब पूरा नाम लो। अब ये, हाँ, इसे आज के बाद कोई झंड गैस कांस्टेंट ना बोले, समझ आ गया बे? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और वी क्या है, वॉल्यूम। पी क्या है, हाँ जानते तो, पर तो यहां भी तुम्हारी जिंदगी झंडी है, समझ आ ना। इस इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमेशा एब्सोल्यूट लिए जाते हैं। टेम्परेचर इस इक्वेशन में कभी भी आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले ही नहीं सकते, ना फ़ारेनहाइट में ना रनकाइन में, हमेशा केल्विन में लिया जाता है। और ये चीज तुम्हें यहां से भी नोटिस होनी चाहिए थी, मात्रक में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आ रहा है। अरे बोलो, तो ऑलवेज इन केल्विन, और केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहानी समझ आई? और प्रेशर भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने डिटेल में पढ़े होंगे, नहीं तो आगे चलो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। एक तो होता है गेज प्रेशर और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, है या नहीं? तो ये यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है हमेशा, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ये भी खोपड़े में रखना, समझ आया ना। और गेज प्रेशर अगर दे रखा है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकाला जाता है, गेज प्रेशर में 1 बार अगर जोड़ दो, गेज प्रेशर में 1 बार अगर जोड़ दिया जाता है तो एब्सोल्यूट बन जाता है। मान लो गेज प्रेशर 3 बार दे रखा है तो एब्सोल्यूट प्रेशर 4 बार हो जाएगा, 1 बार जोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो, ससुरो डिप्लोमा में तुमने वाकई कुछ पढ़ा है या नहीं बे? ये इतने बेसिक है झंड लोगो। गेज प्रेशर है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते ही हेडिंग है। जब तक ये प्रेशर के टाइप नहीं पता होगे तो क्वेश्चन तो क्या खाक सोल्व करोगे तुम? ऐसे नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर जी। अरे भैया तुम्हारा सिलेबस है, एडवांस में तो ले जाऊंगा मैं तुम्हें, तब चौंकोगे तो मुझे अजीब नहीं लगेगा कि हाँ लेवल पे की बातें चल रही हैं यार, है ये नहीं? ABCD में भटक रहे हैं, सोच रहे ये क्या बला है, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे झेलोगे फिर तुम? समझ आया ना। अभी तो थर्मल की ABCD चल रही है बेटा, समझ आया ना। अभी तो देखना कि कहाँ जाएंगे हम। बात तो ये मेरी गारंटी, मैं आपको पता नहीं चलने दूंगा कब आप डेप्थ में आ चुके हैं, आपको सब कुछ हलवाई लगेगा। अरे है या नहीं? बताइए प्यारे बच्चों, यहां तक की पूरी स्टोरी आपको समझ आई या नहीं? कोई भी कंफ्यूजन है यहां तक? एक एक पॉइंट क्लियर है? ये थर्मोडायनेमिक्स में पूरा फंडामेंटल चलेगा अभी 2-3 लेक्चर में, और समझ आ ना। और यहां से धमाकेदार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मान सकते हो इन्हें। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, समझ, जिनकी थर्मोडायनेमिक्स सच बताओ तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि ये तो हाई स्कूल इंटर की बातें हैं। पर बात है कि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा यही पूछे जा रहे हैं, ठीक है या नहीं? तो हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा डिटेल में क्लियर करके चल रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी घर जाके ढंग से रिवीजन करना, राइट और रॉन्ग। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं हम। आई होप थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत अच्छी रही होगी, आपको चीज़ें ढंग से समझ आई है। तो आगे चल के देखना बेटा, एक भी क्वेश्चन, चाहे दूसरा ES का हो, चाहे AS का हो, चाहे गेट का हो, चाहे AE का हो, चाहे JEE का हो, चाहे ITI का हो, बचने वाला नहीं है। मेरा चैलेंज है आपसे, समझ आना। और बहुत ही कम टाइम है, विदिन 10 सेकेंड आप सॉल्व करोगे, ठीक है? दबा के पढ़ेंगे बिल्कुल फुल मेहनत के साथ।